नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हमारा पूरा ध्यान उस अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व राजनीतिक गतिरोध पर होने वाला है जो मई 2026 के ऐतिहासिक विधानसभा चुनावों के बाद से तमिलनाडु में चल रहा है। ये एक ऐसा चुनाव रहा है जिसने लिटरली राज्य के पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए सीधे इस बेहद दिलचस्प स्थिति की गहराई में चलते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब लगभग 6 दशकों पुराना सिस्टम अचानक धराशायी हो जाए, लेकिन जीतने वाले के पास सरकार बनाने के जरूरी आंकड़े ही ना हो। हम इस नाटकीय चुनावी उलटफेर और इस वक्त चल रहे संवैधानिक टकराव को एक-एक करके ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे हालात को और इस बाइपोलर सिस्टम के टूटने को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाकर इतिहास पर नजर डालना बहुत जरूरी है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1967 से लेके लगातार 59 सालों तक, जी हां, पिछले 59 इयर्स तक यहां सिर्फ डीएमके और एआईएडीएमके पार्टियों का ही अटूट दबदबा रहा। 1986 में राज्य एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बन गया और यहां तक कि 2021 के पिछले चुनाव में भी इन दोनों ने मिलकर 70% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किया। लेकिन 2026 आते आते टीबीके ने आकर इस बाइपोलर सिस्टम को बिल्कुल तोड़कर रख दिया है। और ये वोट शेयर का आंकड़ा देखिए, ये एक पूरे पैराडाइम शिफ्ट की सटीक तस्वीर पेश करता है। एक्टर विजय की नई टीवीके पार्टी ने अपने पहले ही चुनाव में एक विशाल 34.92% वोट शेयर हासिल कर लिया। ऐसा आमतौर पर डेब्यू करने वाली पार्टियों के साथ बिल्कुल नहीं होता। इस वजह से स्थापित द्रविडियन पार्टियां अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर आकर सिमट गई हैं, जहां डीएमके 24.19% और एआईएडीएमके 21.21% पर रह गई हैं। यहां सबसे अहम मुद्दा यह है कि आखिरकार एक तीसरी पार्टी ने 10% वोट शेयर के उस मजबूत बैरियर को पार कर ही लिया है। रेडिफ न्यूज का यह कोट बिल्कुल सही दिशा दिखाता है कि 59 सालों में पहली बार डीएमके या एआईएडीएमके के अलावा किसी और पार्टी ने वोट शेयर में राज्य को लीड किया है। इतिहास गवाह है कि पिछले कई दशकों में बहुत सी पार्टियों ने कोशिश की, लेकिन कोई इस दहलीज को तोड़ नहीं पाया था। इस जीत ने राज्य के पुराने राजनीतिक सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया है। अब मुड़ते हैं बहुमत के गणित की तरफ, यानी 118 की उस हाई स्टेक्स दौड़ की तरफ। तो इसका मैथ बड़ा ही सिंपल है। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सदस्य होते हैं और इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने और अपना साधारण बहुमत साबित करने के लिए एक जादुई आंकड़े की जरूरत होती है, और वो आंकड़ा है 118। हालांकि टीवीके अपने बलबूते पर 108 सीट ही जीत पाई, जो कि बहुमत से थोड़ा पीछे है, लेकिन उन्होंने जल्दी ही एक गठबंधन तैयार कर लिया। उन्हें कांग्रेस से 5, लेफ्ट पार्टियों यानी सीपीआई और सीपीआईएम से 4 और आईयूएमएल से 2 सीट्स का बाहरी समर्थन मिल गया। इन सभी ने अपने समर्थन पत्र भी दिए। तो अगर हम इस गणित को जोड़ें तो टीवीके ने 119 सीट्स के साथ बड़ी ही आसानी से बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहां आता है। इन नंबर्स के होने के बावजूद लगातार मुलाकातों के बाद राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर ने टीवीके को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने से साफ इनकार कर दिया। उनका सीधा सा बयान था कि सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत समर्थन स्थापित नहीं हुआ है। बस इस एक लाइन के ऐलान ने पूरे राज्य भर में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए और राज्यपाल पर कानूनी सीमाओं के उल्लंघन का आरोप लगने लगा। इस टकराव को ठीक से समझने के लिए हमें राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका और उनकी विवेकाधीन शक्तियों का एक निष्पक्ष विश्लेषण करना होगा। देखिए, जब किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, जिसे हम आम भाषा में हैंग्ड असेंबली या त्रिशंकु विधानसभा कहते हैं, तो उस स्थिति में राज्यपाल का रोल काफी क्रूशियल हो जाता है। कानूनी जर्नल्स और एकेडमिक सर्कल्स में इस बात पर हमेशा गहन स्क्रूटिनी और चर्चा होती है कि ऐसी स्थिति में राज्यपाल की डिस्क्रिशन यानी उनके विवेक का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। और बिल्कुल ऐसी ही असमंजस वाली स्थितियों से निपटने के लिए हमारे पास जो अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशनल रूल बुक है वो है सरकारिया कमीशन। 1983 में केंद्र और राज्य के संबंधों को बेहतर करने के लिए जस्टिस आर.एस. सरकारिया के नेतृत्व में एक आयोग बनाया गया था। इसने 1988 में अपनी सिफारिश पेश की। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि शक्तियों का संतुलन बना रहे और राज्यपाल हमेशा एक नॉन पार्टिसन यानी निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में काम करें। अब जरा इन स्थापित दिशा निर्देशों को ध्यान से समझते हैं। इनके अनुसार हंग असेंबली के दौरान राज्यपाल को सबसे पहले उस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या चुनाव पूर्व गठबंधन के नेता को आमंत्रित करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात,
राज्यपाल को बंद कमरों में फैसला लेने के बजाय पार्टियों को विधानसभा के फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करने का मौका देना चाहिए। चूंकि टीवी के 108 सीट्स के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, तो लगता यही है कि ये दिशा निर्देश सीधे उनके पक्ष में आते हैं। अब जब नियम और दिशा निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं, तो अगला सवाल यही आता है कि आगे क्या होगा। फिलहाल ये मामला पूरी तरह से एस्केलेट हो चुका है और राज्य की सीमाओं से निकलकर अब सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। टीवीके ने वहां एक रिट पिटीशन दायर की है। उनका मकसद एक कानूनी आदेश हासिल करना है ताकि राज्यपाल किसी और को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित ना कर सके और उन्हें मजबूरन विजय को ही सरकार बनाने का न्योता देना पड़े। ये टकराव अब कानूनी रूप ले चुका है। इस अदालती कार्यवाही के दौरान राजनीति के गलियारों में दो ऐसी अलग अलग स्थितियों का अनुमान लगाया जा रहा है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोची होंगी। सिनारियो ए काफी सीधा है, जहां टीवी के कांग्रेस और लेफ्ट के बाहरी समर्थन से मिलकर एक नई गठबंधन सरकार बनाती है। लेकिन सिनारियो बी बिल्कुल चौंका देने वाला है। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जिंदगी भर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे डीएमके और एआईएडीएमके एक अभूतपूर्व गठबंधन कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि नए विजेता को किसी भी तरह सत्ता से बाहर रखा जा सके। तो इस ऐतिहासिक टकराव के चलते हुए आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या नियम और संवैधानिक परंपराएं तमिलनाडु में एक नए युग का रास्ता साफ करेंगी, या फिर एक बिल्कुल असंभव लगने वाला गठबंधन पुराने नेताओं के दबदबे को ऐसे ही बनाए रखेगा? इस रोचक सवाल का फाइनल जवाब अब अदालतों, राज्यपाल और विधानसभा के फ्लोर पर ही तय होगा। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुद्दों को समझने के लिए हमारी चर्चाओं का हिस्सा बने रहें।